अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज की बात की। तो होपफुली वो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और सारे वो एक्सपेरिमेंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ये सारी बात जो है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर ली थी। और एट द एंड ऑफ दैट लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट दी चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम बात अपनी स्टार्ट करेंगे चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो हम चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात अपनी स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब सबसे पहले तो हम ज़रा थोड़ा सा देख लें, डिस्क्राइब कर लें चार्ज टू मास रेशो को, फिर बात करते हैं कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन, मीन्स द सेम पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉट दैट ही नेम्ड देम इलेक्ट्रॉन, ही नेम्ड देम कैथोड रेज। ठीक है, और स्टोनी ने जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, वो हमने बात कर ली थी। तो जे थॉमसन मेजर्ड द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो इसने बेसिकली इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशो फाइंड आउट किया, E/m सबस्क्रिप्ट E। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके जो रेशो आएगा वो कहलाएगा चार्ज टू मास रेशो बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। तो सेम ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा था, उसी एपरेटस में इसने चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट किया, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। वो चेंजेस अभी हम डायग्राम में देखते हैं। एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यानी इसने किस तरीके से चार्ज टू मास वैल्यू जो है वो फाइंड आउट किया। थोड़ा सा आप यहाँ पे ज़रा बात को समझिएगा कि देखिए, चार्ज टू मास रेशो आज निकालना कोई मसला नहीं है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बिकॉज वी न्यू अबाउट इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमें मालूम है और इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें मालूम है। ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। बट जिन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी कॉलेज पढ़ चुके हैं, तो उन्हें मालूम है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो दिस इज़ समथिंग वी ऑलरेडी न्यू। तो आज के दिन अगर मैं ये कहूँ कि जी चार्ज टू मास वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करें तो आपको चार्ज टू मास वैल्यू मिल जाएगी। बट एट दैट टाइम व्हेन थॉमसन वाज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, आपको थोड़ा सा ये अपने जहन में ये चीज़ क्लियर करनी है कि ही डिडंट न्यू अबाउट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना तो उसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम था और ना ही उसको इलेक्ट्रॉन का मास मालूम था। ठीक है, बट स्टिल ही वॉज एबल टू कैलकुलेट द चार्ज टू मास वैल्यू। उसने ये वैल्यू जो है ये फाइंड आउट की। ठीक है, बगैर इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के। अब किस तरीके से इसने फाइंड आउट की? बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी इसने क्या यूज़ की? इसने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज़ की। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए, और इसने इन दोनों फील्ड्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई किया। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी हाउ जे थॉमसन डिस्कवर्ड द चार्ज टू मास रेशो। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई किया। ठीक है, ही अप्लाइड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी लेट्स से कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस पाथ, तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वर परपेंडिकुलर टू दिस पाथ एज वेल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज़ हाउ ही डिटर्मिन्ड द वैल्यू ऑफ E/m। ठीक है, तो मतलब जो मेन सिग्निफिकेंस है यहाँ पे वो ये है कि जे थॉमसन डिडंट न्यू अबाउट द वैल्यू ऑफ चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है या इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो ये दोनों चीज़ें, इसको चार्ज भी नहीं मालूम था, ना तो इसको चार्ज मालूम था, ना ही इसको मास मालूम था इलेक्ट्रॉन का, बट स्टिल ही वॉज एबल टू कैलकुलेट द E/m वैल्यू। तो किस तरह से इसने कैलकुलेट किया वो हम बात कर लेते हैं। तो थॉमसन डिड नॉट न्यू द चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ही वॉज एबल टू कैलकुलेट द E/m वैल्यू बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू उसको मालूम थी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसको मालूम थी। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसने E/m की वैल्यू फाइंड आउट की। अब कैसे फाइंड आउट की वो हम बात करते हैं, बट उससे पहले लेट्स जस्ट डिस्कस दी सिग्निफिकेंस ऑफ E/m वैल्यू। Okay, what is the significance of E/m value? Now, determination of E/m value of electron helped in concluding that electrons, or we can say cathode rays, are fundamental particles. ठीक है, इस E/m value से बेस, तो the charge to mass value he calculated, that is 1.76 into 10 raised to power 8 coulombs
पर ग्राम, और यही अगर आप किलोग्राम में लें तो दैट इज़ 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये इसने चार्ज टू मास वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की इलेक्ट्रॉन की। नाउ द मेन थिंग इज कि द चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब और द इलेक्ट्रोड मटेरियल। यानी जो गैस हमने बात की थी लास्ट टाइम जब हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे कि लेट्स से अगर ये आपकी ग्लास ट्यूब है और इसमें ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, तो और इसमें कोई भी गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू थी ना तो ये इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, तो ना तो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड कर रही थी और ना ही ये गैस के पार्ट। यानी यहाँ पे आप कोई भी गैस ले लें, यू कैन टेक हीलियम गैस, यू कैन टेक नियॉन गैस और यू कैन टेक हाइड्रोजन और एयर, कोई भी गैस लें और कोई भी इलेक्ट्रोड मटेरियल लें, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लें, सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लें, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लें, तो दिस वैल्यू ऑफ E/m डज नॉट डिपेंड अपॉन द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब और द इलेक्ट्रोड मटेरियल। ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, विच प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इस वैल्यू से हमें ये मालूम हुआ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या हैं, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये तो हमने बात कर ली कि E/m वैल्यू क्या है। अब चलें आते हैं बात करते हैं कि हाउ ही बेसिकली कैलकुलेटेड द E/m वैल्यू, और हम पहले तो एपरेटस को देख लेते हैं कि क्या एपरेटस इसने यूज़ किया। तो बेसिकली दिस वाज द एपरेटस यूज्ड बाय J.J. थॉमसन, ठीक है, फॉर हिज डिटर्मिनेशन ऑफ E/m वैल्यू। तो ये सेम आप अगर देखें यहाँ पे ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है, एंड बोथ आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। ये जो एनोड है आपका, ये एनोड बेसिकली दिस एनोड इज़ परफोरेटेड और इसमें होल मौजूद है, ठीक है, परफोरेटेड है, इसमें ये होल मौजूद है, ये होल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कैथोड रेज आ रही हैं वो इस होल में से पास हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। अभी आप फिलहाल ये फील्ड भूल जाएं। अब लेट्स से कि इसने बेसिकली यहाँ पे यानी अगर कोई फील्ड ना हो, किसी किस्म की एक्सटर्नल फील्ड की अगर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड मौजूद ना हो, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो आपकी कैथोड रेज हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सीधे जाके हिट करेंगे कहाँ पे, पॉइंट बी के ऊपर। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर दे हिट व्हेन नो external field is applied, ठीक है। तो जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की होगी तो एट दैट टाइम ये यहाँ पे आके हिट करेंगे, ठीक। अच्छा, अब लेट्स से कि J.J. थॉमसन ने क्या किया, ही अप्लाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ये येलो वाला जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे तो दे विल हिट द स्क्रीन एट पॉइंट ए। तो बाय द वे ये जो स्क्रीन है दिस इज कोटेड विद सम फ्लोरेसेंट मटीरियल, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये फॉस्फर हो सकता है, जिंक सल्फाइड हो सकता है, तो दिस इज कोटेड विद सम फ्लोरेसेंट मटीरियल जी। तो कैथोड रेज जो है दे विल हिट द स्क्रीन एट पॉइंट ए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव फील्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए, तो दिस इज वेयर दे हिट व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये यहाँ पे आके इन्होंने हिट किया। फिर थॉमसन ने बेसिकली क्या किया कि इसने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव की, और या आप कह लेंगे उसको ऑफ किया, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अप्लाई की। ये मैग्नेट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अप्लाई की कि डिफ्लेक्शन तो हुई, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगी, बट दिस डिफ्लेक्शन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी थॉमसन अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे कि जो डिफ्लेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो जाए। ये आपको थोड़ा सा जहन में रखना है कि द वे थॉमसन अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन सच अ वे कि ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो देख लें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो ये अपवर्ड डिफ्लेक्ट किए थे, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो गए। तो दिस इज द डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये यहाँ डिफ्लेक्ट कर गए। तो ये तो सिंपल हमने बात कर ली कि किस तरीके से ये डिफ्लेक्ट कर गए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इसने क्या किया।
after observing both these changes, what he did, he applied both electric and magnetic field at the same time. ठीक है, at the same time इसने दोनों fields apply की. ठीक है, तो when both the fields are applied and he adjusted the value of both fields in such a way, जब दोनों fields को एक साथ अप्लाई किया और values को इस तरह से एडजस्ट किया कि जो कैथोड रेज थी वो फिर दोबारा से वहीं जाके हिट करना शुरू हो गई जहाँ पे ओरिजिनली किसी फील्ड की एब्सेंस में हिट कर रही थी. ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें कि थॉमसन एडजस्टेड बोथ द फील्ड्स, थॉमसन एडजस्टेड both the fields in such a way that the electrons hit the screen at the same spot where they were hitting in the absence of any field. ठीक है जी, तो ये सेम उसी जगह पे जाके इन्होंने हिट किया जहाँ पे ये पहले हिट कर रहे थे किसी भी फील्ड की एब्सेंस में. तो इसने इस तरीके से फील्ड्स को एडजस्ट किया कि ये एक उसी सेम पोजीशन पे जाके फिर दोबारा हिट करना शुरू हो गए. ठीक है, तो मतलब डिफ्लेक्शन खत्म हो गई और ये अगेन उसी पॉइंट के ऊपर आके हिट करना शुरू हो गए. अगेन ये यानी कि दोनों फील्ड्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, बट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हिटिंग स्ट्रेट एट द पॉइंट बी. ठीक है, एंड बोथ द फील्ड्स आर प्रेजेंट. अब ऐसा कब होगा? व्हेन बोथ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल. यानी ये कब होगा कि व्हेन द कैथोड रेज आर हिटिंग द सेम पॉइंट. तो ये कब हो सकता है? व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे E इंटू कैपिटल E. ठीक है, E स्मॉल e चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? BeV. अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी बात को यहाँ पे ज़रा आप समझिएगा. फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, तो आपको इस डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये जस्ट मैं आप यूँ कह लें कि इन केमिस्ट्री हम ये डेरिवेशन की बात नहीं करते. ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो कॉलेज पढ़ चुके हैं, जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है इसको अगर देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, बिकॉज यू हैव स्टडीड द मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर इन फिजिक्स इन सेकेंड ईयर. ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए. ऑल्दो केमिस्ट्री के अंदर ये डेरिवेशंस जो हैं वो नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हाउ ही कैलकुलेटेड द E/m वैल्यू. ठीक है, तो दोनों यानी जब दोनों फील्ड्स की प्रेजेंस में चार्ज दोबारा सेम उसी पॉइंट को जाके हिट करेगा. कब? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएंगी. ठीक है, तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू V. V क्या है? वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू E/b. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया और इस फॉर्मूले को हम आगे यूज़ करेंगे. लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1. तो V इज इक्वल्स टू E/b. नाउ दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यू ऑल नो कि जब एक मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, जब मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो इट स्टार्ट्स फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, वी नो दिस थिंग कि व्हेन दिस इज फ्रॉम फिजिक्स कि व्हेन अ मूविंग चार्ज, बिकॉज मूविंग चार्ज की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो व्हेन अ मूविंग चार्ज एंटर्स इन an external magnetic field, it starts following circular path, ठीक है, दैट इज सेंट्रीप्यूटल फोर्स. तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर हो जाती है किसके? सेंट्रीप्यूटल फोर्स के. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? BeV. और सेंट्रीप्यूटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r. ठीक है, तो V से एक V कैंसिल, तो हम ये कह सकते हैं कि E/m किसके बराबर आ जाएगा? चार्ज टू मास वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू
चार्ज टू मास वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दिस वुड बी इक्वल टू v अपॉन बी आर। ठीक है, v अपॉन बी आर। v क्या है वेलोसिटी, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और r क्या है रेडियस। ठीक है, तो ये हमने जो है वो यहाँ पे बात कर ली। अच्छा, अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी नो दिस थिंग कि v जो है, यानी लेट्स से इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें v की वैल्यू मालूम है, दैट इज e अपॉन b। तो अगर हम v की वैल्यू, एज वी नो कि v इज इक्वल्स टू e अपॉन b, तो e अपॉन m किसके बराबर हो जाएगा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ e, ये बराबर हो जाएगा e अपॉन b स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो e अपॉन b स्क्वायर इंटू r। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास चार्ज टू मास वैल्यू के लिए, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला थॉमसन कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ e अपॉन m, चार्ज टू मास वैल्यू। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास यानी हमारे पास चार्ज टू मास वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज समथिंग विच, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज समथिंग विच थॉमसन इटसेल्फ अप्लाइड, तो उसे मालूम था इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी थॉमसन ने खुद अप्लाई की थी, तो उसे मालूम था ये कितनी है। और आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, आर जो है वो रेडियस है, तो आर जो है ये किस तरह से ऑब्टेन किया जाएगा, आर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द एपरेटस, from the dia of apparatus, ठीक है, from the diameter of the apparatus, and from the diameter of the apparatus the current and number of turns in the coil of electromagnet। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें इसको मालूम थी, करंट कितना अप्लाई हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी coil of electromagnet, number of turns in the coil of electromagnet, and the spot electromagnet and the spot of and the angle of deflection of spot, and the angle of deflection of spot। now again ये सारी चीज़ें आपको मालूम होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस जस्ट ये जहन में रखें कि उसने ये लास्ट फॉर्मूला आप देख लें कि हाउ ही कैलकुलेटेड दिस ई अपॉन एम वैल्यू। तो ई अपॉन एम वैल्यू के लिए इसके पास फॉर्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का स्क्वायर इनटू आर रेडियस, जो आपका जो चार्ज जो डिफ्लेक्ट करके अपने पाथ से सर्कुलर पाथ को, सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो यहाँ से इसने ई अपॉन एम की वैल्यू कैलकुलेट की, विच टर्न्स आउट टू बी 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, अगेन ये सारी डेरिवेशन जो है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट की गई। ठीक है, द मेन थिंग जो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि बेसिकली जो वैल्यू है ये अपॉन एम वैल्यू वो ये है। और दूसरी बात ये कि दिस वैल्यू डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे इन द ग्लास ट्यूब और द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि एज द ई अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब और द इलेक्ट्रोड मटेरियल। यानी आप यहाँ पे कोई भी गैस ले लें, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस लें, कोई भी इलेक्ट्रोड लें, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। एंड बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो आप ये वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं -1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम, -1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। सो फॉर इलेक्ट्रॉन दिस वैल्यू इज फिक्स। तो यहाँ से थॉमसन को आइडिया हो गया कि ये कुछ फंडामेंटल पार्टिकल है, बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा। मैं कोई भी गैस लेता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रोड लेता हूँ, तो ये वैल्यू सेम ही आती है। चलें जी, लास्ट हम इसमें बात कर लेते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डिविएशन ऑफ पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स डिविएट करते हैं अपने पाथ से, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो खैर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो एक ही टाइप की डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, बट ये जहन में रखें कि अगर कुछ और पार्टिकल्स होते तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी डिफ्लेक्शन चेंज होगी। मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पे डिविएशन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है जी, तो ये हमने बात कर ली चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि हाउ
J.J. Thomson discovered the or calculated the charge to mass value of electron, ठीक है, even though he didn't knew about the value of charge or the mass of electron, but still with the help of the strength of electric field and the strength of magnetic field, he was able to calculate the E upon m value, and from that value he concluded that cathode rays or electrons are some fundamental particles. They are some fundamental particles. ठीक है जी, तो यहाँ तक तो बात हो गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, हमने E अपॉन m वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की एंड हाउ मिलिकन फाइंड आउट द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ठीक है जी. Alright जी, so we have discussed how Thomson calculated the charge to mass ratio of electron, and now the last topic we are going to discuss is Millikan's oil drop experiment. ठीक है जी, Millikan's oil drop experiment. ना अब तक अगर आप देखें तो जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये सारा का सारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड टॉपिक है, जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है. ठीक है, हमने अभी तक बात की है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन, how Thomson discovered electron, and then we have discussed properties of electrons, or we can say cathode rays की properties को हमने डिस्कस किया. उसके बाद how Thomson calculated charge to mass ratio, किस तरीके से Thomson ने charge to mass ratio कैलकुलेट किया. और अब ये लास्ट टॉपिक होगा इस सीरीज़ का, दैट इज़ Millikan's oil drop experiment. आफ्टर दिस वी विल इंशाल्लाह ताला स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एंड देन फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे. ठीक है जी. तो अगर हम बात करें ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है दिस वाज डन इन 1909. दिस वाज डन इन 1909 बाय so this was done in 1909 by Robert Millikan. ठीक है, और Robert Millikan actually did this experiment to find the charge of electron. Through this experiment he find charge of electron. ठीक है जी, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने क्या फाइंड आउट किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं. अगर आपको चार्ज पता लग जाता है, कि अगर हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाता है, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे, तो अगर हमें चार्ज पता लग जाता है तो चार्ज टू मास रेशो हम पहले ही निकाल चुके हैं. तो अब आपके पास चार्ज भी आ गया, चार्ज टू मास रेशो भी है, तो देन इट इज़ देन टू फाइंड मास फाइंड आउट करना ऐसा कोई इतना मसला नहीं रह जाता. ऑलराइट, सो मिलिकन डिड दिस एक्सपेरिमेंट इन 1909. ठीक है, 1909 में मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू कि जी क्या था ये एक्सपेरिमेंट, किस तरीके से मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, ये जस्ट अगर हम डायग्राम देखें ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की, अच्छा थोड़ा सा ये आप जहन में रखिएगा कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, जिसको हम बहुत ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. अदरवाइज़ ये काफ़ी इसमें काफ़ी मतलब आप कह लें कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट हम इसको यहाँ पे बिल्कुल ईजी वे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये बेसिकली दिस इज़ द एक्चुअल एपरेटस. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए जो ओरिजिनल एपरेटस इसने यूज़ किया था, दिस वाज द ओरिजिनल एपरेटस. ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी ये स्कीमेटिक देख रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे समझेंगे कि बेसिकली दिस, यानी यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये स्प्रे गन है, और वी कैन कॉल इट एटमाइज़र. ठीक है जी, ये एटमाइज़र है विच कंटेन ऑयल. ठीक है, जिसमें ऑयल मौजूद है, और यहाँ से आप ऑयल जो है वो स्प्रे कर रहे हैं, तो ये ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो इस आप कह लें कि एपरेटस के अंदर जो है वो आ रहे हैं. ठीक है, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने ऑयल ड्रॉप्स जो है वो स्प्रे किए हैं. बहुत माइन्यूट आप कह लें कि ऑयल ड्रॉप्स हैं, यानी जो एटमाइज़र है, एटमाइज़र आप समझ लें जिस तरह से हम स्प्रे करते हैं. ठीक है, तो ये स्प्रे गन है जिसमें से बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं इस आप कह लें कंटेनर के अंदर. ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ नेगेटिव प्लेट है. और पॉजिटिव प्लेट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये होल है. ठीक है, दिस होल इज प्रेजेंट इन दिस पॉजिटिव प्लेट, और ये होल इतना ही है आप कह लें कि जितना एक ऑयल ड्रॉप का डायामीटर होगा, यानी एट अ टाइम यहाँ से एक ऑयल ड्रॉप जो है वो पास हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, तो आप ये जहन में रखिएगा कि एट अ टाइम ओनली वन ऑयल ड्रॉप कैन पास थ्रू द पॉजिटिव प्लेट इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट.
ठीक है जी। तो इस एक्सपेरिमेंट में एट अ टाइम सिर्फ एक ऑयल ड्रॉप जो है वो पास हो पा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बाकी सब चीज़ों को यहाँ पे मतलब भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जैसे यहाँ से आपने ऑयल ड्रॉप्स जो है वो स्प्रे किए, ये ऑयल ड्रॉप्स यहाँ आए, उसके बाद एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से होता हुआ इधर आया, तो ये पार्टिकल अपने वेट की वजह से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि मैं कहता हूँ कि जी ये हमारा ये पार्टिकल है, ये ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। दिस ऑयल ड्रॉप विल मूव डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट, दैट इज mg, ठीक है, ये अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा। अच्छा, तो अगर कुछ भी नहीं है तो इसने सीधा नीचे चले जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था कि इसने मिलिकन ने यहाँ पे ये टेलीस्कोप आप देख रहे हैं, दिस टेलीस्कोप, ठीक है, थ्रू दिस टेलीस्कोप ही वाज ऑब्जर्विंग दिस ऑयल ड्रॉप, ठीक है, ये इस टेलीस्कोप के थ्रू जो है इस ऑयल ड्रॉप को ऑब्जर्व कर रहा था। अब इसने क्या किया, अच्छा यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखें कि देयर वर सम एयर पार्टिकल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस apparatus, ठीक है, यहाँ पे लेट से ये कुछ एयर के पार्टिकल्स हैं जो कि मौजूद हैं, ठीक है। एंड व्हाट ही डिड, ही स्टार्ट फायरिंग एक्स रेज, ठीक है, इसने एक्स रेज जो है वो इंट्रोड्यूस करी इस apparatus के अंदर। ये एक्स रेज जो है वो यहाँ से एंटर हो रही हैं। एंड व्हाट आर एक्स रेज, एक्स रेज वी नो दैट दे आर हाईली आयोनाइजेबल रेज, ठीक है, एक्स रेज जो हैं दे आर हाईली आयोनाइजेबल रेज, ठीक है। तो ये हाईली आयोनाइजेबल है, दे कैन ईजिली आयोनाइज एनी गैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगी, क्योंकि ऑयल ड्रॉप तो ना होने के बराबर है, थोड़ा सा आप बात को समझिएगा। इस पार्ट में ये जो आपका पार्ट है, जिस पार्ट इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर इस वक्त यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स भी हैं और यहाँ पे ऑयल के पार्टिकल भी हैं, बट ऑयल के पार्टिकल ना होने के बराबर हैं। अगर मैं इनके नंबर्स देखूं एयर और ऑयल के पार्टिकल्स के, तो एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो ऑयल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑयल का तो एक पार्टिकल एट अ टाइम आ रहा है। तो मेन जो यहाँ पे मौजूद है पार्टिकल्स वो किसके पार्टिकल्स हैं, एयर के, ठीक है। तो जब आप एक्स रेज को एंटर करेंगे तो एक्स रेज विल स्टार्ट हिटिंग दी एयर पार्टिकल्स, एक्स रेज विल स्टार्ट हिटिंग दी एयर पार्टिकल्स, ठीक है, ये एयर पार्टिकल्स को हिट करेंगे। और जब ये एयर पार्टिकल्स को हिट करेंगे तो दे विल इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर पार्टिकल्स और दे विल आयोनाइज एयर पार्टिकल्स, ठीक है। तो दे विल इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, they will start hitting the air particles and eject an electron from air particles, ठीक है। तो ये एयर पार्टिकल्स में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे ज़रा देखते हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स रेज के पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्स रेज के पार्टिकल हैं और यहाँ पे ये एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये एयर पार्टिकल्स हैं। तो ये जो एक्स रेज के पार्टिकल हैं ये इसको आके हिट करेंगे और जब ये इसको हिट करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे तो लेट से हमारे पास यहाँ पे ये ऑयल ड्रॉप मौजूद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल ड्रॉप भी मौजूद है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे, देयर आर चांसेस कि ये इलेक्ट्रॉन जाके इसको यानी इसके साथ टकराएं और ये जो आपका ऑयल ड्रॉप है, दिस इज आवर ऑयल ड्रॉप, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे आगे टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, लेट से कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये गेन करता है, व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉप विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स रेज विल स्टार्ट हिटिंग द एयर पार्टिकल्स एंड इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर पार्टिकल। दीज इलेक्ट्रॉन्स will be gained by oil drops, and the oil drop will get negatively charged. Oil drop will get negatively charged, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको बात समझनी है कि बेसिकली क्या हुआ कि हमने यहाँ से एक्सरेज एंटर की, एक्सरेज टकराई जाके एयर के पार्टिकल से, एयर के पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन इमिट किए जो कि आके हिट करेंगे ऑयल ड्रॉप को और ऑयल ड्रॉप जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं ये चीज़ें ज़रा यहाँ से रब कर दूँ ताकि आपको डायग्राम समझने में आसानी हो, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है जी। तो अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं एक दफ़ा। तो हमने कहा कि यहाँ पे ये एक्सरेज जो है वो एंटर हुई और यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स मौजूद होंगे, एक्सरेज इसको हिट करेंगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और ये इलेक्ट्रॉन आके हिट करेंगे इस ऑयल ड्रॉप को एंड इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ वंस दिस ऑयल ड्रॉप गेट नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, जैसे ये नेगेटिवली चार्ज होगा,
अब देखें, अब यहाँ पे हमने नेगेटिव फील्ड अप्लाई कर रखी है, डाउनवर्ड जो है ये नेगेटिव फील्ड है, दिस इज नेगेटिव फील्ड, ठीक है। तो अगर हम ये फील्ड भी जो है वो इसको एक्टिव कर देते हैं, इस फील्ड को एक्टिव कर देते हैं, तो अब आपको यहाँ पे समझना है, मैंने आपसे कहा था कि इस पार्ट ऑयल ड्रॉप के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, mg, एंड व्हेन इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज, जब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, व्हेन इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज, तो अब क्या होगा कि अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, नीचे जो है वो नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव प्लेट है, तो ये इसको रिपेल करेगी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी, यहाँ पे रिपल्शन होगी। तो इस रिपल्शन की वजह से अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर कौन सी लग रही होगी, अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी Q मल्टीप्लाई बाय E। Q क्या है, चार्ज, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां तक आपको बात समझनी है कि डाउनवर्ड फोर्स जो ऑयल ड्रॉप के ऊपर लग रही थी दैट वाज mg, इट्स वेट, और जैसे ये चार्ज हो जाएगा, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब इस पे अपवर्ड फोर्स क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज QE, ठीक है। और अब इस चार्ज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, चार्ज, द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है दैट इज, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है Q से, और Q जो है ये बराबर होगा किसके, NE। N क्या है, N वुड बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए होंगे, और E जो है ये कोई फिक्स चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फिक्स चार्ज है जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि Q जो है, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि ऑयल ड्रॉप ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है या दो गेन किए हैं, ये हमें नहीं मालूम कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो कोई ऑयल ड्रॉप हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, तो टोटल चार्ज जो किसी भी ऑयल ड्रॉप के ऊपर होगा वो इसके बराबर होगा, Q इज इक्वल्स टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय E, ठीक है। तो अब मिलिकन ने बेसिकली क्या किया, उसने इस ऑयल ड्रॉप को, इस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप को ऑब्जर्व किया, कैसे कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट किया कि बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाउनवर्ड फील्ड दैट इज वेट बिकम्स इक्वल, दोनों फोर्सेस बराबर हो गई। यानी इसने क्या किया कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड दो के QE थी, इसको बराबर कर दिया mg के, इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर दिया, और जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, द ऑयल ड्रॉप विल गेट सस्पेंडेड इन द एयर, ऑयल ड्रॉप विल बी सस्पेंडेड इन द एयर। ऑयल ड्रॉप जो है ये एयर में ही सस्पेंडेड हो जाएगा, दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, तो ये ना नीचे जाएगा और ना ही ऊपर जाएगा, ना ये नीचे जा रहा होगा और ना ही ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली मिलिकन ने क्या किया कि इसने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, कैसे फाइंड आउट की, बाय कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी, यानी जब इसने वेलोसिटी कैलकुलेट करी कि जब दिस ऑयल ड्रॉप वाज फॉलिंग फ्रीली in the absence of any electric field and then in the presence of electric field, तो दोनों velocities जो हैं वो इसने फाइंड आउट की, और फिर उसके बाद डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू, जिनमें से एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसने ये चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। तो खैर वो डिटर्मिनेशन जो है वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, बट जो भी चार्ज की वैल्यू इसके पास आई, जो असल चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, जो भी इसके पास चार्ज की वैल्यू आई, ठीक है, वो इसके लिए एक बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि हर दफ़ा, यानी यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो हमने मेंशन किया है कि मिलिकन फाउंड चार्ज ऑन ऑल ऑयल ड्रॉपलेट्स could be expressed as whole number multiple of E, ठीक है। what he found out के बेसिकली जो भी चार्ज आ रहा था किसी भी ऑयल ड्रॉप का, जब वो चार्ज कैलकुलेट करता था तो वो एक पर्टिकुलर नंबर का होल नंबर मल्टीपल नज़र आ रहा था, ठीक है। इस बात को आप समझने के लिए यूँ समझें कि लेट से मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 2 कूलम, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 कूलम नहीं है, बट जस्ट मैं बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 2 कूलम, ठीक है। तो अब लेट से कि अगर कोई ऑयल ड्रॉप 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर, तो उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर, इफ एन ऑयल ड्रॉप गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई ऑयल ड्रॉप 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 6 कूलम। अगर कोई ऑयल ड्रॉप 10 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 20 कूलम। अगर कोई ऑयल ड्रॉप 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 10 कूलम, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 2 कूलम, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, 6 कूलम। 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, 20 कूलम्स। 5 इलेक्ट्रॉन 10 कूलम। तो इस सारी वैल्यू से, इन सारी चीज़ों से ये पता लगा कि बेसिकली ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर का होल नंबर मल्टीपल हैं, एंड दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ 2, ठीक है। तो इससे पता लग गया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना आ रहा है, 2, ठीक है। तो अब इन एक्चुअल द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये जो इसके पास फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू NE।
तो यहाँ से इसको ये पता लग गया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दिस वॉज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो इसने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो यानी कोई भी ऑयल ड्रॉप का जिस ऑयल ड्रॉप का वो चार्ज देखता था वो इसी का मल्टीपल आ रहा था, इसी का 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते तो वो उसका चार्ज इसके 2 टाइम्स के बराबर था। जिसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते उसका चार्ज इसके 3 टाइम्स के बराबर, तो 10 टाइम्स के बराबर था। तो इस तरीके से इसको एक इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज मालूम हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दिस वॉज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको कि किस तरीके से मिल्लिगन ने जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। ठीक है जी, अब इसमें आखिरी बात जो आ जाती है हमारे पास, आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया, आपके पास चार्ज टू मास रेशो भी आ गया। तो दैट मीन्स कि नाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी हैव द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव द चार्ज टू मास रेशो। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड चार्ज टू मास रेशो कितना है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया। तो क्योंकि हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ चुका था, हमारे पास चार्ज टू मास रेशो भी आ चुका था, तो इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने ये पूरा जो टॉपिक था इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ये कंप्लीट किया। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो लाजमी डिस्कस करें और इंशाल्लाह ताला और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे भी जो है वो शेयर करें। जो आप समझते हैं कि जिनको इसकी ज़रूरत होगी उनको आगे शेयर करें और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।